आप सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सत्र में हम कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के विषय में बात करेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम वीडियो में प्रथम कर्नाटक युद्ध के विषय में बात होगी। सबसे पहले कर्नाटक युद्धों अथवा कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। फिर क्या कारण थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, इस पर बात होगी। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध की घटनाएं क्या थीं, किस प्रकार युद्ध आगे बढ़ा था, इस पर बात करेंगे। और अंत में युद्ध के परिणाम अथवा उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय जातियों में पुर्तगाली जाति ने भारत में प्रवेश किया था, या पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया था, यदि हम जाति न कहें। इसके पश्चात डचों ने, जो हॉलैंड के या नीदरलैंड के निवासी थे, उन्होंने प्रवेश किया। इनके बीच संघर्ष हुआ, जिसमें डचों ने इनको परास्त करना शुरू किया, पुर्तगालियों को। संघर्ष चलता रहा। फिर अंग्रेज भारत में आए, वो भी संघर्ष में शामिल हुए और उन्होंने भी इन शक्तियों को युद्ध में पराजित किया। और अंतिम यूरोपीय शक्ति के रूप में फ्रांसीसियों ने भारत में प्रवेश किया। जब फ्रांसीसियों ने भारत में प्रवेश किया, उस समय तक पुर्तगाली और डच शक्ति लगभग समाप्त प्राय हो चुकी थी। मुख्य रूप से अंग्रेज ही इस समय संघर्ष में शेष बचे थे। इस कारण फ्रांसीसियों ने जब भारत में व्यापारिक और राजनीतिक उद्देश्य भी रखे, सत्ता स्थापना का प्रयास भी किया, अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास भारत में किया। इसके कारण अंग्रेजों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा कायम हुई तथा उनके बीच दक्षिण भारतीय क्षेत्र में संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस समय हम फ्रांसीसियों का केंद्र अथवा मुख्य कार्यालय देखते हैं। वो था पांडिचेरी में, मछलीपट्टनम, करिकल, माही, सूरत और चंद्रनगर में भी इनके व्यापारी कोठियाँ थीं, या उपकार्यालय थे कह सकते हैं। दूसरी ओर अंग्रेज़ों की मुख्य बस्तियाँ मद्रास, मुंबई और कोलकाता सेंट्रिक थीं। ये प्रमुख इनके केंद्र थे। इन दोनों शक्तियों का संघर्ष ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार के यूरोपीय प्रकरण से, यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध ऑस्ट्रिया के मामले में चल रहा था, उसमें दोनों एक दूसरे के विपक्ष में थे। इसके अलावा भारत में आर्थिक और राजनीतिक अधिकार, व्यापार पर अधिकार करना, राजनीतिक रूप से अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करना, इस कड़ी में इनकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही थी। और इसकी शुरुआत यूरोपीय प्रकरण जो था ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध के कारण, जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के सामने आ गए, तो भारत में भी इन शक्तियों के बीच दक्षिण भारत में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। भारत में एक दूसरे की बस्ती पर, व्यापारिक बस्तियों पर, केंद्रों पर इन्होंने आक्रमण किया। मुख्य रूप से कर्नाटक, हैदराबाद और तंजौर के प्रकरण को लेकर के, जो देसी रियासतें थीं या भारतीय क्षेत्र थे, इनको लेकर के भी इनका संघर्ष हुआ। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि इस तरह से, या आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि इस तरह से तैयार हो गई थी। अब हम देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 सन से 1748 तक क्या कारण थे। यूरोप में परस्पर विरोध। यूरोप में इंग्लैंड एवं फ्रांस परस्पर विरोध में थे। अनेक मामलों में दोनों देश एक दूसरे के समक्ष थे। अतः यूरोप में इन दोनों शक्तियों का परस्पर संघर्ष चल रहा था। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा या युद्ध अंततः प्रारंभ हुआ। तो यूरोप में ये परस्पर विरोध में थे, इस कारण से यहाँ पर युद्ध हुआ। दूसरा, परस्पर हितों में टकराव। इंग्लैंड और फ्रांस में यूरोपीय मामलों में परस्पर विरोध था, उसी तरह के हितों में टकराव भारत में भी था, क्योंकि भारत में भी दोनों शक्तियों के लक्ष्य एक ही थे। दोनों शक्तियां एक ही वस्तु को प्राप्त करना चाहती थीं। इस कारण स्वाभाविक है किसी एक को वह वस्तु प्राप्त होगी। इस कारण से आपस में इनका संघर्ष शुरू हुआ। दोनों चाहते थे कि भारत में अधिकाधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त करें, और साथ में उनके राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। राजाओं को अपने अधीन करना या अपने प्रभाव में रखना। प्रारंभ में प्रभाव में रखना चाहते थे, बाद में सीधे तौर पर इन्होंने नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से परस्पर टकराव भारत में भी शुरू हुआ। भारत में राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण के प्रयास, जो मैंने चर्चा की,
फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों कर रहे थे। और विशेषकर दक्षिण में इस समय, जैसा मैंने कहा था, 3 सेंटर मुख्य रूप से थे। भारतीय क्षेत्रों में तंजौर था, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में इनका ध्यान केंद्रित था। चौथी बात थी व्यापारिक एकाधिकार की इच्छा। भारतीय क्षेत्र में व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना दोनों जातियों या दोनों विदेशियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का लक्ष्य था। ये व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे, मिलकर भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। यहाँ अधिक लाभ था और वो पूरा लाभ अकेले प्राप्त करना चाहते थे। इस कारण इनका संघर्ष हुआ। केवल व्यापारिक उद्देश्य होता तो निश्चित रूप से ये मिलकर व्यापार कर सकते थे, और यदि भारतीय राजनीतिक शक्ति अधिक सबल होती, राजा सशक्त होते, तो भी ये बात हो सकती थी। किंतु राजा सशक्त नहीं थे और दोनों कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां स्वयं ही लाभ कमाना चाहती थीं, दूसरे कंपनी को बर्दाश्त नहीं करती थीं। इस कारण इनका संघर्ष यहाँ पर हुआ। ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध। यूरोप में इस समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ। फ्रांस इंग्लैंड एक दूसरे के विरोध में थे। वहाँ जब संघर्ष इन जातियों का शुरू हो गया, फ्रांस का और इंग्लैंड का, तो उसका परिणाम भारत में भी हुआ। और उत्तराधिकार युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया का था, सीधे तौर पर यहाँ से संबंधित नहीं था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह भारत में भी संघर्ष को जन्म देने वाला था, इसलिए कारण महत्वपूर्ण था। अंग्रेज सरकार द्वारा शांति प्रस्ताव को ठुकराना। डुप्ले तथा अंग्रेजी कंपनी के उनके समकक्ष दोनों भारतीय क्षेत्र में युद्ध नहीं करना चाहते थे। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की व्यापारिक कंपनी थी, दोनों के प्रमुख या उनके गवर्नर भारत में युद्ध नहीं करना चाहते थे। और इन दोनों गवर्नरों ने अपने अपने गृह सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि हम भारत में संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंच सरकार ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया कि संघर्ष न करें, किंतु अंग्रेज सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी भेज दी फ्रांसीसी कंपनी को नष्ट करने के लिए भारत में। और इस कारण से अशांति की शुरुआत हुई। यदि प्रस्ताव इंग्लैंड सरकार भी मान लेती, गृह सरकार, दोनों सरकारें राजी हो जाती, तो भारत में संघर्ष नहीं होता। कर्नाटक की परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार थीं। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली की मृत्यु हो गई थी। उसके अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक अनवरुद्दीन के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया गया था। इस कारण से उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष की स्थिति थी। अनवरुद्दीन का अनेक उत्तराधिकारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था और इस कारण से संघर्ष की स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई। और इन व्यापारिक कंपनियों ने, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने, किसी एक उत्तराधिकारी का पक्ष लेना शुरू कर दिया और इस कारण से संघर्ष की स्थिति या उसका मौका, अवसर इनको प्राप्त हुआ। और इस तरह से दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। या कर्नाटक युद्ध के उपरोक्त कारण थे, जिन कारणों से अंततः इनके बीच संघर्ष हुआ या युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का आरंभ या युद्ध की घटनाएं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की ओर से हुआ। अंग्रेजों की सहायता उसकी कंपनी को मिले, इसके पूर्व ही अंग्रेजों की शक्ति को डुप्ले समाप्त कर देना चाहता था। उसे खबर मिल चुकी थी कि अंग्रेज सेना एक टुकड़ी इंग्लैंड से निकल चुकी है इनकी सहायता के लिए। इस हेतु कोरोमंडल तट की ओर उसने एक सेना को रवाना किया। मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दाने, जो फ्रेंच सेनापति था, उसकी भी सहायता इसने मांगी। अंग्रेज सरकार के द्वारा अंग्रेजी जहाजी बेड़ा 1745 में यहाँ के लिए भेजा जा चुका था। बार्नेट के नेतृत्व में, जिसने फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी पहुंचकर उसको घेर लिया, जो कि फ्रेंच कंपनी थी। इसी समय अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को डुबो भी दिया तथा फ्रांसीसियों को बंदी भी बना लिया। इसी समय फ्रांसीसी सहायता के लिए फ्रांसीसी सेना भी पहुंच गई। फ्रेंच सेना ने ला बुर्दाने के नेतृत्व में मद्रास पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। डुप्ले की इच्छा थी कि इसका लाभ उठाया जाए। मद्रास उनके मुख्य व्यापारिक केंद्र अब आ गया है, तो पूरे दक्षिण पर नियंत्रण वह स्थापित करना चाहता था। उसकी सोच बिल्कुल सही थी, किंतु ला बुर्दाने ने अंग्रेजों से क्षतिपूर्ति ली, हर्जाना लिया, कुछ राशि ली और मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। ये बड़ी गलती थी, तालमेल की कमी थी। डुप्ले की बात को उसने स्वीकार नहीं किया, किंतु डुप्ले ने मद्रास पर पुनः घेरा डाला और उसे फिर से जीत लिया। इन परिस्थितियों में कर्नाटक के नवाब के द्वारा दोनों कंपनियों को युद्ध
बंद करने फ्रांसीसियों को, अंग्रेज़ों को की सलाह दी या एक तरह से आज्ञा दी। उसके क्षेत्र में था। अंग्रेज़ों ने बात स्वीकार कर ली, किंतु फ्रेंच सेना मद्रास को जीतने में लगी रही। डुप्ले के द्वारा कर्नाटक के नवाब को यह संदेश भिजवाया गया कि मद्रास को वह उसी के लिए जीतना चाहता है, अपने लिए नहीं, बल्कि नवाब के लिए ही अंग्रेज वहाँ अधिकार करके बैठे हैं, उसको कर्नाटक के नवाब के लिए ही जीतना चाहता है। किंतु जब विजय प्राप्त हो गई तो उसने मद्रास पर अधिकार कायम रखा और सारा लाभ फ्रेंच कंपनी और स्वयं प्राप्त कर लिया। इन परिस्थितियों में वादा खिलाफी से नाराज होकर कर्नाटक के नवाब ने एक सेना डुप्ले के खिलाफ भेज दी। सेंट थाम नामक स्थान पर फ्रेंच और नवाब की सेना में युद्ध हुआ। फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज ने कर्नाटक की बड़ी सेना को आसानी से पराजित कर दिया, जबकि उसके पास सेना की संख्या बहुत कम थी। इसी समय यूरोप में एस्ला-सेपल की संधि हो गई थी। उत्तराधिकार का युद्ध ऑस्ट्रियन प्रकरण पर जो प्रारंभ हुआ था वह शांत हो गया था। जब वहाँ युद्ध बंद हो गया तो भारत में भी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष समाप्त हो गया। इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध की घटनाएं हुई। स्वाभाविक रूप से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि फ्रेंच पलड़ा इसमें भारी रहा, क्योंकि मद्रास के क्षेत्र को उन्होंने जीता था और साथ में कर्नाटक की जो सेना आई थी उस सेना को भी आसानी से परास्त कर दिया था। तो फ्रेंच प्रभाव स्थापित हुआ। महत्व देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या महत्व था या इसका क्या परिणाम हुआ। भारतीयों की सैन्य कमजोरी उजागर हो गई, स्पष्ट हो गई। कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेना को फ्रेंच सेनापति पैराडाइज ने, जो छोटी सेना के साथ था, बड़ी आसानी के साथ परास्त कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय सैन्य शक्ति कमज़ोर है। ज़्यादा शक्ति होते, ज़्यादा संख्या होते हुए भी कम संख्या वाले फ्रेंच सेनापति ने आसानी से इनको सेंट थॉम के क्षेत्र में पराजित कर दिया था। तो भारतीय सैन्य कमजोरी इससे स्पष्ट हो गई। दूसरा, नवाब की युद्ध रोकने में असफलता। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि दो विदेशी कंपनियां कर्नाटक राज्य के भीतर आपस में लड़ रही हैं और कर्नाटक की भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं। कर्नाटक के लोग भी उस युद्ध में सम्मिलित हो रहे हैं और जो कर्नाटक का राजा या नवाब है वो शांति से बैठकर युद्ध को देख रहा है। ये उसकी असफलता थी। जब वह जागा, पहले तो उसने युद्ध रोकने का प्रयास ही नहीं किया, और जब प्रयास किया भी तो असफल हुआ। किस लापरवाही के साथ सेना भेजी गई, कोई ध्यान या उस पर कोई प्रयास विशेष नहीं किया गया। सेंट थॉम के क्षेत्र में छोटे से फ्रांसीसी सैनिकों, पैराडाइज के नेतृत्व में सेना ने इनको परास्त कर दिया। तो इस तरह से कर्नाटक के क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में हो रहे युद्ध को रोकने में वह असफल रहा। यह उसकी कमजोरी को स्पष्ट करता था। अंग्रेज व फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति के रूप में दक्षिण में स्थापित हो गए। फ्रांसीसियों की ज़्यादा धाक इस समय स्थापित हुई। यह स्पष्ट हो गया इस युद्ध के बाद कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दक्षिण भारत की एक राजनीतिक शक्ति हैं और विशेषकर फ्रांस की शक्ति अधिक स्थापित हुई। ये शक्ति प्रदर्शन किया जा चुका था, इससे स्पष्ट हुआ था। विदेशियों को भारतीय भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हुआ इस युद्ध के साथ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हुआ तथा सामुद्रिक मार्ग का भी जो मार्ग था, किस मार्ग से वो आ सकते थे, क्योंकि अंग्रेज सेना यहाँ तक आई थी, फ्रांसीसी सेना भी यहाँ तक आई थी। उनको पूरा मार्ग स्पष्ट हो गया था। थल मार्ग भी कुछ हद तक स्पष्ट हो गए थे, यद्यपि पूरे भीतर तक ये नहीं आए थे, किंतु जिन जिन क्षेत्रों में युद्ध हुआ वहाँ तक आने जाने का मार्ग, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था। सामुद्रिक शक्ति का महत्व स्पष्ट हुआ। इस युद्ध ने सामुद्रिक शक्ति को स्पष्ट कर दिया था। इस युद्ध में नौसैनिक शक्ति का प्रयोग हुआ था, जैसा कि हमने चर्चा की कि मॉरिशस से फ्रेंच सेना आई थी, इंग्लैंड से इंग्लैंड की सेना आई थी, और स्वाभाविक था कि व्यापार इस समय सबसे ज़्यादा जल मार्गों से ही होता था। थल मार्ग से स्थानीय व्यापार ही होता था, जल मार्ग से मुख्य व्यापार होता था। उसको नियंत्रित करने के लिए जल सेना का होना आवश्यक था, जो भारतीय शक्तियों के पास नहीं था। जो यूरोपीय दो शक्तियाँ फ्रेंच और अंग्रेज आई थीं, उनके पास ये शक्ति अधिक थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सामुद्रिक शक्ति का व्यापार के लिए, यहाँ पर अधिकार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज एवं फ्रेंच शक्ति द्वारा सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस युद्ध, इस संघर्ष से यह भी स्पष्ट हो गया था कि जिसके पास सैन्य शक्ति अधिक होगी, सैन्य क्षमता अधिक होगी, वही सफल होगा। इसलिए अंग्रेज़ों और फ्रेंच शक्ति ने, जो कूटनीतिक रूप से भी सक्षम थे या बुद्धिमान थे, कहीं ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, उन्होंने यह बात समझ लिया और अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति मजबूत करने का प्रयास उन्होंने तीव्रता के साथ शुरू कर दिया। सातवां परिणाम या महत्व की बात थी फ्रांसीसी शक्ति की स्थापना या उसका स्थापित होना। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से फ्रांसीसियों की शक्ति की धाक दक्षिण भारत में स्थापित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से मद्रास के क्षेत्र को जीता था, इसलिए एक यूरोपीय शक्ति को उन्होंने पराजित किया था। और दूसरी ओर उनकी सेना ने कर्नाटक के नवाब के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की थी। पैराडाइज, जो फ्रेंच सेनापति था, छोटी सैन्य टुकड़ी उसके पास थी, डुप्ले ने भेजा था, उसने बड़ी आसानी के साथ अपने से कई गुनी बड़ी कर्नाटक की सेना को सेंट थाम नामक स्थान पर आसानी से पराजित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि फ्रांसीसी शक्ति अधिक शक्ति संपन्न है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम या महत्व में कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी शक्ति दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक के रूप में स्थापित हो गई थी। आठवां था भारतीय राजनीतिक कमजोरी का स्पष्ट होना या उजागर होना। भारतीयों की राजनीतिक कमजोरी भी इस युद्ध से स्पष्ट हो गई, क्योंकि वह न तो कूटनीतिक रूप में सफल रहे और न ही सैन्य शक्ति के रूप में भी वह अपनी जिम्मेदारी निभा सके। कर्नाटक के क्षेत्र में युद्ध होता रहा, कर्नाटक का नवाब बैठकर देखता रहा। जब उसने प्रयास किया भी तो बड़े ही अनमने भाव से, एक छोटी सेना, जबकि पूरी शक्ति के साथ उसको आक्रमण करना चाहिए था, सैन्य प्रबंध पूरा देखना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। तो इससे भारतीयों की सैनिक और कूटनीतिक असफलता के रूप में इसको देखा जा सकता है या इसका आकलन किया जा सकता है। डुप्ले की महत्वाकांक्षा में वृद्धि। प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलता से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। वह पूरे दक्षिण और पूरे भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखने लगा। इस तरह से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गई थी और वह पूरी योजना, मानसिक योजना तैयार कर रहा था। अभी भी वह दक्षिण भारत पर जब ला बुर्दाने ने मद्रास के क्षेत्र की विजय प्राप्त की थी, तब उसकी इच्छा थी कि तेजी के साथ दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाए और उसको आधार बनाकर फिर भारतीय क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र पर धीरे धीरे इस तरह से अधिकार का दायरा बढ़ाया जाए और व्यापार अपना स्थापित करें और अत्यधिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त करें। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। ये फ्रांसीसियों में तालमेल की बड़ी कमी थी। ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते थे, परस्पर विरोध करते थे। ला बुर्दाने ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आगे चल के हम देखेंगे डीएचए, जो इनके जल सेनापति थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से बुसी या काउंट लेली के साथ किया और इस कारण से फ्रांसीसी अपने आपसी संघर्ष या विवादों के कारण भी सफल नहीं हो पाए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे दक्षिण और पूरे भारत पर अधिकार करने का इच्छुक हो गया था। उसकी महत्वाकांक्षा इस तरह से बढ़ गई थी। तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसके बाद भी युद्ध शांत नहीं हुआ और इसके तुरंत बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध और उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। अगले वीडियो में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे।